So this is the first Newton's law of motion. As we know, it states that every body continues in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is acted upon by an external force. मतलब क्या है इसका? जब तक आप एक बॉडी को एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है ना, तब तक वो उसकी जो स्टेट ऑफ रेस्ट में पोजीशन है या वही पोजीशन है वो चेंज नहीं करेगी। अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में एक ही जगह पे रहेगी या मोशन है तो मोशन में ही रहेगी जब तक आप उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए। It states that every body continues in its state of rest or uniform motion in a straight line unless it is acted upon by some external force. So this is the first Newton law. तो यहाँ पे देखिए एक फुटबॉल है, वो पहले कौन सा कंडीशन में था? रेस्ट कंडीशन में था। ये लड़के ने क्या किया, उसको फुटबॉल को किक मारी, ठीक है, तो वो क्या आ गया? मोशन में। मतलब क्या है इसका कि जब तक आप एक बॉडी को एक्सटर्नल फोर्स जो है प्रोवाइड नहीं करते तब तक वो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। तो दूसरा यहाँ पे देखो, वो बॉल कब रुका है? जब दूसरे ने उसको फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तब जाके वो बॉल रुका है। कभी कभी ऐसा ही होता है, जब आपने बॉल थ्रो किया है ना, फ्लोर पे है या कहीं पे ग्राउंड पे, तो वो मोशन में रहता है क्या? क्यों नहीं रहता? यस, करेक्ट। तो उस बॉडी पे क्या है? दो टाइप के फोर्स लगते हैं, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है और दूसरा क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। वैसे ही जब बॉल ग्राउंड से पास होता है तो क्या होता है? बॉल और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज नथिंग बट द एक्सटर्नल फोर्स व्हिच इज एक्टेड अपॉन द बॉडी। So that is the type of external force you can say. So see another example of Newton's first law. अब यहाँ पे एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर हमने एक कार्डबोर्ड रखा है, कार्डबोर्ड के ऊपर एक कॉइन रखा है। फुटबॉल के एग्जांपल में क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अभी इस एग्जांपल में देखेंगे क्या है? ग्रेविटेशन, है ना। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो ये कॉइन नीचे नहीं गिरता, ऊपर ही रहता, ठीक है। This is the another example of Newton's first law. और एक एग्जांपल है कि क्रिकेट का एक बॉल है, क्रिकेट के बॉल का अगर आपने स्ट्रेट थ्रो किया तो स्ट्रेट लाइन में मूव होता जाएगा और रुकेगा कुछ डिस्टेंस पे। यहाँ पे दोनों भी फोर्स लगेंगे, है ना। फुटबॉल के इसमें भी दोनों ही फोर्स लगेंगे क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट होगा उस बॉडी पे और फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट होगा साइमल्टेनियसली। तो इसकी वजह से वो बॉडी क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, मोशन में है फिर भी रुक जाएगी, ड्यू टू दैट एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स में क्या क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स भी है और दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स। Every body continues in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is acted upon by some external force. So this is the Newton's first law. After that, Newton's second law of motion. ये क्या कहता है? देखिए, it states that the rate of change of momentum is directly proportional
to the impressed force and takes place in the same direction in which the force is acts. दूसरे लॉ में न्यूटन ने क्या किया है, जो भी फोर्स है, फोर्स और मोमेंट को रिलेट किया है, इसमें फोर्स और मोमेंटम को रिलेट किया है। वो कैसे रिलेट किया है, उन्होंने कहा है कि जो मोमेंटम है, मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, आपके इम्प्रेस्ड फोर्स है। इम्प्रेस्ड फोर्स मतलब जो भी बॉडी पे आप लगाने वाला जो एक्सटर्नल फोर्स है, तो उसे इम्प्रेस्ड फोर्स कहा जाता है। जो आप अप्लाई करने वाला फोर्स है उसको इम्प्रेस्ड फोर्स कहता है। फोर्स जितना बढ़ेगा उतना आपका मोमेंटम बढ़ेगा, या मोमेंटम ज्यादा होगा तो आपका फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये है सेकेंड लॉ। जैसे कि ये चौक है, मैंने अभी क्या किया, थ्रो किया है, कहां तक है, वहां तक, मतलब कितना एक्सीलरेशन हुआ उसका, जो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ये किस पे डिपेंड है, मैंने जितना फोर्स लगाया उस बॉडी पे, उस पे डिपेंड है। मतलब जितना ज्यादा आप फोर्स लगाएंगे बॉडी पे, उतना वो बॉडी पे एक्सीलरेट करेगी, उतनी ज्यादा बॉडी को एक्सीलरेट करेगी, मतलब मोमेंटम उसमें प्रोड्यूस हो गया। तो इसलिए कहा है कि फोर्स इज directly proportional, yeah, momentum is directly proportional to impressed force, and it is taken in the direction of force, force of application। जैसे कि मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो वही डायरेक्शन में वो मूव करेगा या एक्सीलरेट करेगा जो भी ऑब्जेक्ट। तो दिस इज द न्यूटन सेकेंड लॉ। तो यहाँ पे देखिए, ये कैन है ना, कोल्ड ड्रिंक्स का कैन है, तो उसका जो मास है, तो मास आप मेजर करके उस पर फोर्स लगा सकते हैं कि कितने मतलब कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, वो कैन रोल होके मोमेंटम या एक्सीलरेट करेगा, देखो आगे जाएगा वो। ठीक है, तो इस किस पे डिपेंड है, आपने उस बॉडी पे कितना फोर्स लगाया है उस पे डिपेंड है। मतलब ग्रेटर द फोर्स ग्रेटर विल बी द एक्सीलरेशन, ग्रेटर द फोर्स ग्रेटर विल बी द एक्सीलरेशन, वो रहेगा मास पे डिपेंड। इसलिए वो इक्वेशन दिया है F इज इक्वल टू m में, मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मास जितना बढ़ेगा उतना आपको फोर्स लगाना पड़ेगा उसको, उस बॉडी को एक्सीलरेट करने के लिए। अभी यहाँ पे दो टाइप के बॉल्स है, येलो एंड व्हाइट। ठीक है, इनका जो मास जो है ना, मास डिफरेंट है, येलो का ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हाइट। और ये जो रेड कलर का बॉल है, तो इसको हम फोर्स, अमाउंट ऑफ फोर्स जो है इक्वल लगाने वाले हैं। ठीक है ना, सेम फोर्स दोनों बॉल पे हम लगाने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है, तो इसमें क्या हो गया, येलो बॉल जो है उसका मास ज्यादा है, उसकी वजह से क्या हुआ, ज्यादा एक्सीलरेशन मिला है क्या उसको, नहीं है। क्यों, क्योंकि उसका मास है ज्यादा। ठीक है, सिमिलरली अभी व्हाइट बॉल पे आप वही सेम फोर्स का एप्लीकेशन करेंगे, तो उसका देखिए एक्सीलरेशन। अब इसने क्या किया, ज्यादा एक्सीलरेशन दिया व्हाइट बॉल। तो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि उनका जो मास है वो डिफरेंट है। व्हाइट बॉल का मास जो है कम है, इसलिए वो ज्यादा एक्सीलरेशन किया है, और दूसरा जो येलो कलर का बॉल है उसका मास ज्यादा है, इसलिए कम एक्सीलरेशन किया है।
मतलब यहाँ पे न्यूटन ने क्या फोर्स डिफाइन किया है इन शॉर्ट, है ना, और किसके साथ कंपेयर किया है, जो भी बॉडी का मास है उसके साथ कंपेयर किया है। अभी थर्ड लॉ देखिए, इट स्टेट दैट टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये थर्ड लॉ है न्यूटन का, मतलब जितना आप फोर्स लगाएंगे उतनी अमाउंट में आपको क्या मिलेगा, उसका रिएक्शन मिलेगा। जैसे कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग अगर आपने प्रेस की है ना, जितना फोर्स आपने उस स्प्रिंग पे लगाया है, छोड़ेंगे फोर्स वही अमाउंट में वो स्प्रिंग भी क्या करेगी, रिपेल होगी, है ना, उसी अमाउंट। उसके बाद लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक है, वो क्या कहता है देखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Equation F is equal to G into m1 m2 into d square. These are the different two bodies. इसका मास m1 है, इसका m2 है, और इन दोनों में का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये सपोज दिस इज द F1, this is F2, और इनका जो डिस्टेंस है, let's suppose this is T. The force of attraction between any two bodies is directly proportional to the masses. Directly proportional to the mass m1 and m2 and inversely proportional to the square of distance between them. क्या कहा है यहाँ पे, F is equal to G into m1 into m2 divided by d square. So G is the gravitational constant. It is a gravitational constant. और m1 is the mass of first body, m2 is the mass of second body, d is the distance between the two bodies. So see, यहाँ पे आप जब देखेंगे तो यह कैसा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब मास बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा। यहाँ पे देखो फोर्स बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा, दैट इज द डायरेक्टली। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि अपोजिट। जैसे कि फोर्स बढ़ेगा तो डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो मास फोर्स कम होगा। इसके बाद है आपका फोर्स और फोर्स सिस्टम, इतना उस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले फोर्स आपको पता ही है, force is it is nothing but it is an external agent which produce or tends to produce, destroy or tends to destroy the motion। मतलब क्या करेगा, एक तो ये प्रोड्यूस करेगा या प्रोड्यूस करने का ट्राई करेगा, tends to produce, destroy और tends to destroy the motion, तो उसे हम कहते हैं फोर्स। आफ्टर दैट इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो देखेंगे हम। सबसे पहला क्या कैरेक्टरिस्टिक है देखिए, कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या रहता है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी वी मस्ट नो द कैरेक्टरिस्टिक। मतलब एक बॉडी पे अगर फोर्स अप्लाई होता है तो उस फोर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, तो वो आपको पता रहना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है आपका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो मैग्नीट्यूड मतलब क्या रहता है, जैसे कि एक फोर्स है 10 किलोन्यूटन का है, 20 किलोन्यूटन का है, 40 किलोन्यूटन का है, तो दैट इज द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स। उसके बाद देखिए
the direction of line along which the force acts. Let's suppose 10 किलोमीटर 10 न्यूटन है 10 किलोमीटर है, तो वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है या एक्ट हो रहा है ना? तो डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। आफ्टर दैट, nature of force, that is whether the force is push or pull. This is denoted by placing arrowhead on the line of action of the force. तो नेचर में क्या है? The force is defined into types, push type force और pull type force. तो push type मतलब क्या? ये देखिए यहाँ पे अभी ये डस्टर है, इसको मैंने क्या किया है? इस साइड से मैंने फोर्स लगाया है, तो ये क्या होगा? इसको क्या किया है? पुश किया है ना? दिस इज द पुश टाइप। और दूसरा ये डस्टर सेम डस्टर है, इसको क्या किया है? इस साइड से मैंने फोर्स लगाया है, तो वो पुल टाइप का है। लास्ट वन, द पॉइंट एट व्हिच द फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी। ये भी इंपॉर्टेंट है। आपका जो फोर्स है कहां पे अप्लाई हो रहा है, एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट क्या है उस फोर्स का। यहां पे देखिए अभी ये पॉइंट है, दिस इज द, यहां पे एरो है आपका, वो पॉइंट रहेगा। लेट्स सपोज दिस इज द बॉडी, तो कहां पे अप्लाई हो रहा है? ये इस पॉइंट पे हो रहा है। तो दिस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, और यू कैन प्लेस देयर एज अ characteristic of force. So this is the point of application. See, this is the direction, or you can sense, है ना? डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में वो फोर्स जा रहा है, ये इसका जो भी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कितना है। तो these are the various characteristic of forces. तो ये क्वेश्चन आपको समर 2022, विंटर 21 और समर सप्लीमेंट्री इन एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा है। सिस्टम ऑफ फोर्सेस फॉर 6 मार्क्स। सिस्टम ऑफ फोर्स मींस क्या है? व्हेन 2 or more forces act on a body, they are called to form a system of force or force system. So after that we will see the classification of force system या system of force. So mainly it is divided into two types, coplanar forces and non-coplanar forces. ठीक है, after that coplanar forces again it is classified into 3 types such as concurrent coplanar forces, non-concurrent coplanar forces and parallel coplanar forces. सिमिलरली नॉन कोप्लानर का भी सेम क्लासिफिकेशन है, कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट एंड पैरेलल। आफ्टर दैट पैरेलल में देखिए 2 टाइप है, लाइक एंड अनलाइक। लाइक पैरेलल कोप्लानर फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल कोप्लानर फोर्सेस। सिमिलरली आप नॉन कोप्लानर में भी सेम टाइप को डिवाइड कर सकते हैं। This is the flow chart of system of force or force system. तो कोलिनियर फोर्स क्या कहते हैं? देखिए कोलिनियर मतलब क्या है? जो फोर्स जो है एक लाइन पे लाएगा, it is lying in the same line, that is called as a collinear. After that coplanar forces, the forces whose line of action lie on the same plane. The line of action of the force lie on the same plane, that is called as the coplanar forces. See again, non-coplanar forces, the forces whose line of action does not lie on the same plane.
After that, concurrent forces. The forces which meet at a single point are known as the concurrent forces, and concurrent forces may be or may not be collinear. उसके बाद है coplanar concurrent forces. The forces which meet at a single point and their line of action also lie on the same plane are known as the coplanar concurrent forces. Again, coplanar non-concurrent forces. The forces which do not meet at a single point but their line of action lie on the same plane, that is called as the So non-coplanar concurrent and non-coplanar non-concurrent. तो सबसे पहले बेसिक चीज है आपको कि कोप्लानर और कॉन्करेंट ये आपको पता है सबसे पहले, उसी के हिसाब से आप नॉन कोप्लानर कॉन्करेंट नॉन कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट ये डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि कोप्लानर फोर्स मतलब क्या है? The forces which is lying in the same plane, which is lying in the same plane, or line of action of the force which is lying on the same plane, that force is called as the coplanar forces. Similarly, concurrent is what? Concurrent is the number of forces which is passes through the common point, which is passes through the common point or single point. That is called as the concurrent. Again, see, non-coplanar concurrent forces. Non-coplanar है पर concurrent है. Coplanar मतलब क्या है? एक प्लेन में. Non-coplanar मतलब एक प्लेन पे नहीं है, दो प्लेन पे रहेगा, तीन प्लेन पे एक्ट रहेगा, उसका लाइन ऑफ एक्शन. मतलब फोर्स एक प्लेन पे नहीं है पर एक पॉइंट से जा रहा है. Yes.
अलग अलग प्लेन से उसका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो रहा है, पास हो रहा है 3D में। ओके, तो सी द फोर्सेस व्हिच मीट एट अ सिंगल पॉइंट, ठीक है, सिंगल पॉइंट में मीट होता है, इसका मतलब क्या है कि वो कॉन्करेंट है, सिंगल पॉइंट में मीट हो रहा है या पास हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम कॉन्करेंट। द फोर्सेस which meet at a single point but their line of action do not lie on the same plane, पर उसका जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का वो एक सेम प्लेन पे है क्या, नहीं है, अलग अलग प्लेन पे लाई होता है, तो उस केस में उस फोर्स को क्या कहते हैं, नॉन कोप्लैनर कॉन्करेंट फोर्स। सिमिलरली नॉन कोप्लैनर नॉन कॉन्करेंट, यहाँ पे अभी दोनों कोप्लैनर भी नहीं है और कॉन्करेंट भी नहीं है, तो उस केस में देखो द फोर्सेस व्हिच डू नॉट मीट एट सिंगल पॉइंट एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन आल्सो डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन। ये जो एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है x y और z, तो यहाँ पे देखो ये फोर्स जो है x y प्लेन में भी है उसका लाइन ऑफ एक्शन और एक्स जेड प्लेन में भी है उसका लाइन ऑफ एक्शन, इसलिए उसको नॉन कोप्लैनर रखा है। अगर एक ही प्लेन में होता, एक्स जेड में होता है, एक्स वाई में होता है या जेड वाई में, वाई जेड में होता, तो उस केस में उसको हम कोप्लैनर कहते हैं। अब यहाँ पे नहीं है तो ये नॉन कोप्लैनर। सिमिलरली नॉन कोप्लैनर कॉन्करेंट, कोप्लैनर नहीं है पर कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट मतलब क्या है कि एक पॉइंट से उसका लाइन ऑफ एक्शन पास हो रहा है, एक सिंगल पॉइंट से, ये देखो नंबर ऑफ फोर्सेस है, इस सिंगल पॉइंट से क्या हो रहा है, उसका लाइन ऑफ एक्शन कॉमन पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसलिए इसको नॉन कोप्लैनर कॉन्करेंट। और तीसरा जो केस है आपका नॉन कोप्लैनर नॉन कॉन्करेंट, मतलब एक प्लेन में भी नहीं है और एक पॉइंट से भी उसका लाइन ऑफ एक्शन पास नहीं हो रहा है, तो उसको कहेंगे हम नॉन कोप्लैनर नॉन कॉन्करेंट। देखो यहाँ पे x y और z एक्सिस है, तो यहाँ पे अलग अलग फोर्स यहाँ पे दिए है, तो ये फोर्सेस जो है एक प्लेन में नहीं है, ठीक है, अगर इस फोर्स को आपने कंसीडर किया, ठीक है, ये और ये कंसीडर किया, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पे भी हो रहा है क्या, नहीं, नॉन कॉन्करेंट। एक प्लेन में है क्या, नहीं है, नॉन कोप्लैनर। So such system is called as a non-coplanar, non-concurrent forces. So this is about the forces. उसके बाद है रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स और कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। तो see, if a number of forces are acting simultaneously on a particle, then it is possible to find out a single force which could be replace them. That is, which would be produce the same effect as produced by the all the given forces. Number of forces are एक particle पे, let's suppose this is a particle, इसमें number of forces act होते हैं, ठीक है, ये दो फोर्स ऐसे एक्ट होते हैं ये पार्टिकल, तो ये दोनों का जो इफेक्ट है, ये दो फोर्सेस का जो इफेक्ट है वो सेम रहेगा ऐसे फोर्स से, उस फोर्स को हम कहते हैं रिजल्टेंट। दिस सिंगल फोर्स इज कॉल्ड एज द रिजल्टेंट फोर्स एंड गिवन फोर्सेस आर कॉल्ड एज द कंपोनेंट्स फोर्सेस। उसके बाद कंपोजिशन देखिए, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अ नंबर ऑफ गिवन फोर्सेस। वहां पे नंबर ऑफ फोर्सेस इस पार्टिकल पे एक्ट होंगे, उसका जो रिजल्टेंट अपन फाइंड आउट करेंगे, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं कंपाउंडिंग ऑफ फोर्सेस, कंपाउंडिंग फोर्सेस या कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस।